एफबीआई एजेंट्स की रातों का नाइटमेयर डीबी कूपर कौन था? उसने ऐसा क्या किया कि एफबीआई एजेंट्स उसे 45 साल तक ढूंढते रहे? आइए आज की इस वीडियो में आपको अमेरिकन हिस्ट्री के मोस्ट मिस्टीरियस पर्सन डीबी कूपर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये वाक़या 24 नवंबर 1971 अमेरिका के शहर पोर्टलैंड का है। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का बोइंग 727 तैयारा फ्लाइट नंबर 503 भरने के लिए तैयार खड़ा था। उधर 36 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स बोइंग 727 पर सवार होने के लिए एयरपोर्ट की लॉजिंग में बेताब थे। फ्लाइट नंबर 503 ने करीब 30 मिनट की उड़ान के बाद सिएटल में जाना था। उन 36 मुसाफिरों में एक ऐसा शख्स भी था जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी और वो दिखने में बिजनेसमैन लगता था। उस शख्स ने $20 का टिकट लिया और फ्लाइट के टाइम होने का इंतजार करने लगा। यही था वो शख्स जो बाद में एफबीआई एजेंट्स का नाइटमेयर और हमारी इस वीडियो का मौजू बना। डैन कूपर, जो बाद में एक जर्नलिस्ट की गलती की वजह से डीबी कूपर बन गया, फ्लाइट में सवार होकर अपनी मर्जी से सबसे लास्ट वाली सीट नंबर 18E पर जाकर बैठ गया। डीबी कूपर ने प्लेन में मौजूद एक 23 साल एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को अपना नाम डैन कूपर बताकर खुशगवार मूड में तारुफ कराया और उस एयर होस्टेस को एक नोट दिया। पहले वो समझी शायद ये शख्स मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और नोट लेकर पीछे जाकर बैठ गई। डीबी कूपर उसे कहता है कि मिस, आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद जब वो एयर होस्टेस डीबी कूपर का दिया नोट पढ़ती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है, चुपचाप मेरे साथ बैठ जाओ। शाफनर खामोशी से कूपर के साथ बैठ गई, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं था कि इस शख्स के पास बॉम्ब है। इतने में कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोला जिसमें कुछ लाल कलर के सिलेंडर्स, वायर्स और एक बड़ी सिलेंड्रिकल बैटरी थी। वो यकीनन एक बॉम्ब था और प्लेन हाईजैक हो चुका था। कूपर ने शाफनर को अपनी डिमांड्स बताई कि उसे $2 लाख इन कैश और 4 पैराशूट्स शाम 5 बजे तक चाहिए और लैंड करने पर प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए एक फ्यूल ट्रक भी रेडी होना चाहिए। कूपर ने शाफनर को धमकी दी कि अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं प्लेन को उड़ा दूंगा। प्लेन में मौजूद बाकी मुसाफिरों को इस सारी सूरत हाल के बारे में कुछ पता नहीं था। शाफनर खामोशी से कॉकपिट में गई और पायलट्स को कूपर का दिया हुआ नोट दिखाया। एक और एयर होस्टेस टीना मकलू को जब इस सब के बारे में पता चला तो वो कूपर के पास आकर बैठ गई। इन दोनों एयर होस्टेसेस के जरिए कूपर और कॉकपिट के दरमियान कम्युनिकेशन जारी रही। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस सब के बारे में बताया और जल्द ही खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड मैरूब तक पहुंच गई, जो कि असली फैसला साज था। उसने बेहतरीन फैसला करते हुए स्टाफ को ये ताकीद की कि हाईजैकर की तमाम डिमांड्स पूरी की जाए, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन का सवाल था जिसकी वजह से कंपनी को हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता था। डोनाल्ड ने एफबीआई को इन्फॉर्म किया और सिएटल के एक बैंक को पेमेंट अरेंज करने का कहा। बैंक के पास पैसों का एक बंडल था जो इस किस्म की सूरत हाल के लिए रखा हुआ था। पैसों के इस बंडल में ख़ास बात यह थी कि इसके सारे नोट्स $20 के थे और सारे नोटों के सीरियल नंबर बैंक ने रिकॉर्ड कर रखे थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि फ़्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी और पैसे अरेंज करने में ज़्यादा वक्त लग रहा था। तो पायलट्स को सिएटल एयरपोर्ट के गिर्द प्लेन को सर्कुलेट करने का हुक्म दिया गया। इस तरह फ़्लाइट टाइम 30 मिनट से बढ़कर 3 घंटे हो गया। बिलाखिर 5:46 पर फ़्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। ऊपर की हिदायत के मुताबिक प्लेन को मेन टर्मिनल से दूर रखा गया। एयरलाइन के एक रिप्रेजेंटेटिव के जरिए $2 लाख और 4 पैराशूट्स फ्लाइट में पहुंचा दिए गए। जब ये सब चीज़ें कूपर के हवाले की गईं तो उसने पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स को प्लेन से उतर जाने की इजाज़त दे दी, मां सिवाय एक एयर होस्टेस टीना मकलू के। जब टीना ने कूपर को पैराशूट्स देते हुए इंस्ट्रक्शन नोट पढ़ने का कहा तो उसने जवाब दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अब प्लेन में कूपर, टीना मकलू
और 2 पायलट्स रह गए थे। कूपर ने टीना मकलू के जरिए पायलट्स को लो अल्टीट्यूड पर जितना स्लो हो सकता था प्लेन को चलाते हुए मेक्सिको सिटी जाने का कहा। पायलट्स ने कूपर को बताया कि इस तरह वो कभी भी मेक्सिको नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं। लेकिन कूपर को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। दोस्तों, यहाँ से आगे जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। कूपर टीना को कॉकपिट में जाने का कहता है और पैराशूट्स पहनकर जंप करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी अलार्म बजता है और प्लेन का सिस्टम ये बताता है कि पीछे का स्टेयर केस ओपन हो चुका है, जो कि उस वक्त के बोइंग 727 प्लेन्स में हुआ करती थी। और कूपर 10,000 फीट की बुलंदी से गुप्त अंधेरी और ठंडी रात में बगैर गॉगल्स और ग्लव्स के जंप कर जाता है। क्योंकि पायलट्स और टीना मकलो कॉकपिट में लॉक्ड थे, इसलिए वो ये सब नहीं देख सके। तकरीबन 8:13 पर पायलट्स को लगा कि प्लेन का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया है और उन्हें रिकैलिब्रेट करना पड़ा। प्लेन को रिनो शहर में लैंड किया गया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस को एक क्लिप लगी टाई, पैराशूट के कुछ टुकड़े जिसके साथ कूपर ने पैसों वाले बैग को कवर किया था और सिगरेट के कुछ टुकड़े मिले जो कूपर ने पिए थे, क्योंकि उस वक्त फ्लाइट्स में स्मोकिंग अलाउ हुआ करती थी। लेकिन सूटकेस जिसमें बॉम्ब था, पैराशूट्स और पैसों वाला बैग कूपर की तरह गायब थे। FBI ने उसी दिन से अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया और 45 साल तक दिन रात इसमें लगे रहे, लेकिन कूपर का कोई सुराग न मिल सका। ये इन्वेस्टिगेशन रिसेंटली 2016 में ऑफिशियली बंद कर दी गई। दोस्तों, यहाँ पर ज़हन में बहुत से सवालात उठते हैं कि आखिर DB कूपर कौन था, कहां से आया और कहां गया, जिंदा बचा या जमीन पर गिरते ही मर गया, क्या वो कोई प्रोफेशनल था या सिर्फ एक आम सा चोर, उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का प्लेन ही क्यों हाईजैक किया, क्या FBI रैंसम मनी को तलाश करने में कामयाब हुई कि नहीं, क्या कूपर उन पैसों को इस्तेमाल कर सका या नहीं। आइए इन चंद सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कूपर जंप कर चुका था, FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर चुकी थी। FBI के आगे सबसे पहला चैलेंज ये था कि कूपर की ड्रॉप लोकेशन क्या होगी। ये पता लगाने के लिए उन्होंने फ्लाइट रिकॉर्डर की हेल्प ली, जिससे पता लगा कि प्लेन का पीछे का स्टेयर केस किस वक्त खुला और जिस वक्त स्टेयर केस खुला यानी 8:10 उस वक्त प्लेन की लोकेशन क्या थी। एग्जैक्ट लोकेशन तो ना मिल सकी, अलबत्ता एक सर्च एरिया डिफाइन हो गया जो कि वाशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट में लेक मर्विन के आसपास 45 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, जहां घने जंगलात, पहाड़ियां, लेक्स और रिवर्स थे जिनमें रीछ आम पाए जाते थे। और वो इलाका बहुत ठंडा भी था। ना तो मौसम, ना जमीन और ना ही कूपर की तैयारी इस तरह के खतरनाक जंप के लिहाज से मौजूद थी। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन ने ये कहा कि कूपर किसी सूरत भी सरवाइव नहीं कर सका होगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके बाद शायद आपको भी लगे कि कूपर सरवाइव कर गया होगा। हुआ कुछ यूँ कि कूपर की देखा देखी सेम मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हुए काफ़ी लोगों ने प्लेन हाईजैकिंग की। सेम स्टाइल, वही कैश की डिमांड, किसी को मारा भी नहीं और एट द एंड बैक स्टेयर केस से जंप कर गए। उन सब हाईजैकर्स ने कूपर की निस्बत कहीं ज़्यादा टफ सिचुएशन में जंप किया और हैरान कुन तौर पर सरवाइव कर गए। ये अलग बात है कि बाद में अरेस्ट हो गए। आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था कि 70s में बोइंग 727 में बैक स्टेयर केस होती थी। जब कूपर और उसके बाद काफ़ी हाईजैकर्स ने जंप करने के लिए इन्हीं बैक स्टेयर केसेस का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दिया कि स्टेयर केस के साथ ऐसी डिवाइस लगाई जाए जो ड्यूरिंग फ्लाइट स्टेयर केस को ओपन होने से रोक के रखे। उस डिवाइस का नाम कूपर वेन रखा गया, जिसे डैन कूपर स्विच या DB कूपर डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। FBI ने कूपर को तलाश करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया, जिसमें उन्होंने एरियल और लैंड सर्च टीम्स के साथ साथ लेक मर्विन में डाइवर्स, बोट्स और सबमरीन्स का इस्तेमाल भी किया, लेकिन कूपर का कोई सुराग ना मिल सका। FBI कूपर की बॉडी तो तलाश ना कर सकी, लेकिन अब उनका फोकस था कि कहीं से $20 का एक नोट मिल जाए ताकि उसके जरिए वो अपने सस्पेक्ट को
ट्रेस कर सके। इसके लिए उन्होंने वो सीरियल्स न्यूज़ के थ्रू वायरल कर दिए जो उन स्पेशल नोटों पर प्रिंट थे, और साथ ये ऐलान भी कर दिया कि जो कोई एक नोट तलाश करके लाएगा उसे $1000 का इनाम दिया जाएगा। ये ऑफर 3 साल तक जारी रही, लेकिन एक भी ऐसा बंदा सामने ना आया जो ये कह सके कि मैंने नोट फाइंड कर लिया है। लेकिन हाईजैकिंग के ठीक 8 साल बाद 1979 में एक पायलट टॉम बोहन ने FBI को बताया कि उसका प्लेन फ्लाइट नंबर 503 से 4 मिनट पीछे और 4000 फीट ऊपर सेम रूट पर फ्लाई कर रहा था, लिहाजा वो कूपर की ड्रॉप लोकेशन बेटर वे में बता सकता है। और उसने बताया कि आप गलत जगह पर तलाश कर रहे हैं। कूपर ने वॉशगॉल रिवर के ड्रेनेज एरिया में लैंड किया होगा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टॉम की बात सच साबित हुई, क्योंकि एक 8 साला बच्चे को वॉशगॉल रिवर के पास $3000 के नोट मिले। चेक करने पर पता चला कि ये वही नोट थे जो 8 साल पहले कूपर को रैंसम मनी के तौर पर दिए गए थे। उसके बाद FBI ने उस एरिया को सर्च किया तो वो सारे पैसे तो ना ढूंढ सके, लेकिन टोटल $5800 मिले। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं, और वो ये कि वो 8 साला बच्चा जिसे नोट मिले थे उसे कुछ पैसे रिवार्ड के तौर पर दिए गए थे। 2008 में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने $20 का एक नोट ऑनलाइन ऑक्शन में $37,000 का सेल किया। It was because Cooper's case was so popular in the whole world and people were ready to pay such a high amount for those notes. कूपर तो ना मिला और ना ही सारे पैसे मिले, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कूपर आखिर कौन था। फ्लाइट नंबर 503 में मौजूद पैसेंजर्स और स्टाफ की हेल्प से FBI ने कूपर के 3 स्केचेस बनवाए। सबसे पहला 1971 में, जिसे कूपर के फेलो पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो ऐसा नहीं दिखता था। फिर 1972 में एक और स्केच बनवाया, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1 साल बाद 1973 में FBI ने कूपर का 3rd और फाइनल स्केच बनवाया, जिसके बारे में कहा गया कि ये कूपर से काफी मैच करता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कूपर की तलाश के दौरान FBI को कुछ ऐसे लोग मिले जिनके रिकॉर्ड्स और फेशियल फीचर्स से पता लगता था कि उनमें से कोई कूपर हो सकता है। कूपर ने जिस प्रोफेशनल तरीके से ये हाईजैकिंग परफॉर्म की, और टीना मकलो के कहने पर पैराशूट मैनुअल पढ़ने से ये कहकर इनकार किया कि उसे इसकी जरूरत नहीं, जाहिर होता था कि वो या तो कोई मिलिट्री वेटरन था या फिर किसी एयरलाइन का स्टाफ मेंबर। कूपर की इन्हीं बातों को सामने रखते हुए FBI ने 800 लोगों को सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल किया, जिनमें 20 लोग ऐसे थे जो या तो मिलिट्री वेटरन थे या उनका फ्लाइट या पैराग्लाइडिंग से कोई वास्ता रहा था, और इस सब के साथ साथ उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। उन 20 लोगों को सीरियस लिया गया, लेकिन FBI 2016 तक ये साबित करने में नाकाम रही कि उन सस्पेक्ट्स में से कोई DB कूपर था, और इसी के साथ 2016 में DB कूपर का केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। जी तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्टीरियस हाईजैकिंग जो आज तक अनसॉल्व्ड है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वस्सलाम।